नमस्कार। सरस्वती विद्यालय परिवार की तरफ से आज की जो क्लास है हिंदी साहित्य के और उससे संबंधित जो इसका पहला ही चैप्टर है हिंदी साहित्य का इतिहास। इतिहास वैसे सभी भाषाओं का होता है, हिंदी विषय से संबंधित हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। संक्षिप्त में विषय है हिंदी साहित्य का इतिहास। अब इसी लाइन में आपको 3 शब्द दिखाई दे रहे हैं मुख्य रूप से, हिंदी साहित्य और इतिहास। सबसे पहले इनकी पृष्ठभूमि या इसके बारे में अध्ययन करना जरूरी है। पहला ही शब्द होता है हिंदी, फिर दूसरा यहाँ पर आ जाएगा साहित्य और तीसरा आ जाएगा इतिहास। हिंदी के बारे में वह भाषा जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, पहला बिंदु हो जाएगा यहाँ पर, वह भाषा जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, जो भाषा संपूर्ण हिंदुस्तान में बोली जाती है। तीसरा होगा जो भारत की राष्ट्रभाषा, राजभाषा तथा सरकारी कामकाज की भाषा है। ये हिंदी को परिभाषित कर रहे हैं यहाँ पर 3 बिंदु। इनके अतिरिक्त जो हिंदी की सबसे बड़ी विशेषता, सबसे खास बात कि हिंदी जो है वैसे उच्चारण करने में असाधारण भाषा है। उच्चारण करने में और इसके साथ इसकी अन्य विशेषताओं के साथ कह सकते हैं असाधारण। इसको इसलिए कहा गया है कि हिंदी की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि यह भाषा जिस रूप में लिखी जाती है उसी रूप में बोली जाती है। तो यहाँ पर हम अगला बिंदु ले सकते हैं कि यह भाषा जिस रूप में लिखी जाती है उसी रूप में बोली जाती है। तो इस प्रकार इन 3-4 बिंदुओं की सहायता से हम हिंदी को स्पष्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगला अपन लेते हैं साहित्य। वैसे सभी भाषाओं का इस विश्व में साहित्य विद्यमान है। हिंदी से संबंधित होने के कारण हम हिंदी के साहित्य के बारे में, साहित्य बहुत ही अथाह और बहुत ही विस्तारित है, लेकिन संक्षिप्त में लेने के कारण साहित्य जो है किसी भी विषय का या किसी भी भाषा का जो आधार होता है, तो उस आधार की बातों को लेते हुए मैं बताना चाहूँगा। साहित्य का संस्कृत में परिभाषा दे रखी है समहितस्य भावम साहित्यम। संहितस्य भावम साहित्यम। संहितस्य भावम साहित्यम, इसका तात्पर्य हुआ कि जो हित की भावनाओं को लेकर लिखा गया हो, जो किसी के कल्याण की भावनाओं को लेकर लिखा गया हो, वह साहित्य कहलाएगा। साहित्य के बाद तीसरे नंबर पर आता है बिंदु इतिहास। इतिहास को विश्लेषित करना, परिभाषित करना, वर्गीकृत करना आसान काम नहीं है, लेकिन हिंदी साहित्य के साथ इतिहास शब्द को जोड़ते हुए कहना चाहूँगा कि सबसे पहले इतिहास का शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा ही हुआ था। ऐसा ही हुआ था, ये इतिहास शब्द का शाब्दिक अर्थ है। अब इसको परिभाषित करते हुए भूतकाल की
प्रमुख घटनाओं का तिथिवार अध्ययन। भूतकाल की प्रमुख घटनाओं का तिथिवार अध्ययन। अब इतिहास में 3 बातों को अपने को ध्यान रखना है। सबसे पहले तो भूतकाल, यानी जो समय बीत चुका है उस समय में कौन सी घटनाएं घटित हुई, उसमें भी भूतकाल के साथ प्रमुख घटनाएं होनी चाहिए। और प्रमुख घटनाओं के साथ हमें इस बात का ध्यान रखना है कि उनका तिथिवार अध्ययन। अब तिथिवार अध्ययन स्पष्ट करना चाहूँगा कि रामायण महाभारत जैसे जो हमारे प्राचीन ग्रंथ है उनको धार्मिक ग्रंथों की श्रेणी में रखा गया है, न कि ऐतिहासिक ग्रंथों की श्रेणी में। इसके पीछे उद्देश्य या इसके पीछे उनका प्रयोजन था कि तिथि को लेकर। उसके अलावा अन्य कुछ ग्रंथ ऐसे भी प्रयुक्त हुए थे, रचित किए गए, जिनका तिथिवार अध्ययन था, तो उनको ऐतिहासिक क्रम में रखा गया। इस प्रकार हिंदी साहित्य के इतिहास की ये पृष्ठभूमि आपके सामने तैयार की गई। इसके बाद हम लेते हैं हिंदी भाषा की उत्पत्ति। हिंदी भाषा की उत्पत्ति हिंदी भाषा या हिंदी शब्द की उत्पत्ति सिंधु शब्द से हुई है। जो प्रमुख शब्द था, सिंधु शब्द से हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई है। अब सिंधु यानी सिंधु नदी के आसपास का क्षेत्र, सिंधु नदी के आसपास आने वाला क्षेत्र सिंधु प्रदेश कहलाता था, और सिंधु प्रदेश के अंतर्गत निवास करने वाले व्यक्तियों को हिंद प्रदेश या सिंधु प्रदेश के निवासी कहा जाता था। इस सिंधु को ही फारस या ईरानी आक्रमणकारियों ने सिंधु के प्रारंभिक वर्ण श को ह उच्चारित किया, और उस सिंधु से ही हिंदू शब्द बना। और इस हिंदू शब्द में हिंद प्रदेश या सिंध प्रदेश से बना हिंद प्रदेश, और हिंद शब्द में ईरानी प्रत्यय इक प्रत्यय जुड़ने से शब्द बना हिंदिक। और हिंदिक शब्द का ही अंग्रेजी रूपांतरण इंडिया हुआ। इस प्रकार हिंदी शब्द की उत्पत्ति होती है। इसके बाद हिंदी शब्द की उत्पत्ति के बाद हम हिंदी के विकास की ओर चलते हैं। धर्म ग्रंथ है वो है वेद, और वेद लिखे गए हैं संस्कृत भाषा में। संस्कृत भाषा से शुरुआत करते हुए हिंदी का विकास समझेंगे हम। संस्कृत भाषा जो है 2 प्रकार की है। सबसे पहले संस्कृत भाषा को 2 भागों में विभाजित किया गया। वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत में वेद, उपनिषद, आरण्यक आदि लिखे गए, और लौकिक संस्कृत में रामायण, महाभारत आदि ग्रंथों की रचना हुई। लौकिक संस्कृत को आगे जब इन रामायण, महाभारत आदि साहित्यों में प्रयोग किया गया, और इस लौकिक संस्कृत से ही आगे चलकर
पाली भाषा का विकास हुआ। पाली भाषा जो संस्कृत से ही निकली एक जुड़ी हुई भाषा थी, इस पाली भाषा का ही उत्तरोत्तर विकास होते हुए यह पाली भाषा जो है प्राकृत में बदली। प्राकृत भाषा में धीरे धीरे साहित्य रचे गए और उन साहित्यों में उत्तरोत्तर समय के साथ साथ परिवर्तन होते गए और वही प्राकृत भाषा जो है अपभ्रंश में बदलती गई। अपभ्रंश में आने तक, अपभ्रंश के साथ साथ इसका साहित्य जो है क्षेत्रीय भाषाओं में भी रचा गया और क्षेत्रीय भाषाओं के विस्तार के साथ साथ अपभ्रंश का मतलब हुआ परिवर्तित रूप, अलग रूप। तो अपभ्रंश के साथ ही साथ आगे यह भाषा जो है अवहट के रूप में परिवर्तित हुई। अवहट का ही, अपभ्रंश को ही दूसरे रूप में अवहट कह सकते हैं। यहां तक इस भाषा के विकास क्रम को समझिए एक बार वापस आप। संस्कृत में प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद आदि लिखे गए। संस्कृत को दो भागों में, दो प्रकार की भाषाओं में विभाजित किया गया, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत में वेद, उपनिषद, आरण्यक आदि की रचना की गई और लौकिक संस्कृत में रामायण, महाभारत आदि ऋचाएँ रची गई। उसके बाद जो लौकिक संस्कृत है वह आगे चलकर पाली भाषा में परिवर्तित हो जाती है। पाली भाषा से वह प्राकृत में परिवर्तित हो जाती है। प्राकृत से अपभ्रंश में। अब इन सभी अलग अलग भाषाओं में अलग अलग साहित्य की रचना हुई। जैन धर्म ग्रंथ जो प्राकृत भाषा में अधिक रचे गए, उससे पहले पाली जो है वो बौद्ध भाषाओं में या अन्य जो बौद्ध धर्म की ऋचाएँ हैं उनमें रचे गए। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस हिंदी भाषा का उत्तरोत्तर विकास होते हुए अपभ्रंश तक आता है और अपभ्रंश से आगे जो वो है पहले हिंदी में परिवर्तित, फिर ठेठ हिंदी में परिवर्तित। चार्ट के माध्यम से हम इसके विकास क्रम को समझते हैं कि संस्कृत भाषा जिसकी समय अवधि 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक थी। संस्कृत भाषा के दो प्रकार, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत में वेद, अरण्यक, ब्राह्मण, उपनिषद आदि की रचना हुई और लौकिक संस्कृत में रामायण, महाभारत आदि ग्रंथों की रचना हुई। संस्कृत के बाद वह भाषा बदलती है पाली भाषा में, आगे परिवर्तित होती है पाली भाषा में। पाली भाषा का कालावधि है 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक, यानी संस्कृत के बाद 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक जो है पाली भाषा का विकास था। और पाली भाषा में बौद्ध धर्म की जातक कथाएं लिखी गई और बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ अभिधम पिटक, विनय पिटक, श्रुत पिटक आदि की रचनाएं हुई। पाली भाषा के बाद वह भाषा आगे समय के साथ साथ बदलते हुए प्राकृत भाषा में पहुंचती है। प्राकृत भाषा का कालक्रम है 1 ईस्वी से लेकर, ध्यान रखना यहाँ पर ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक पाली का समय अवधि है और प्राकृत भाषा की समय अवधि जो है वह 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक की है। प्राकृत भाषा में जैन साहित्य अधिक मात्रा में रचे गए और उन जैन साहित्यों में जब प्राकृत भाषा में जब शब्दों में विकृति आने लगी तो धीरे धीरे अब शब्दों में विकृति, जैसे गाथा शब्द गाहा कहा जाने लगा, दोहा शब्द दूहा कहा जाने लगा। तो इस प्रकार की शब्दों में विकृति जब आने लगी तो वह भाषा का रूप परिवर्तित होता गया और उस परिवर्तित रूप को ही हम अपभ्रंश भाषा यानी शौरसैनी अपभ्रंश के रूप में जानने लगे। इस अपभ्रंश भाषा की समय अवधि है 500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक। वापस रिपीट कर रहा हूं मैं एक बार, 500 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक अपभ्रंश यानी शौरसैनी अपभ्रंश की समय अवधि है। अब इस अपभ्रंश भाषा में देशी भाषा युक्त शब्दों का प्रयोग होने लगा। उस देशी भाषा युक्त शब्दों के प्रयोग से अवहट का विकास हुआ। विद्यापति मैथिल कोकिल ने अपनी 2 प्रमुख रचनाएं जो है कीर्तिलता और कीर्तिपता का अवहट भाषा में ही रची थी। इसके साथ ही साथ प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य हेमचंद्र ने शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ की रचना भी इसी भाषा में की थी। अब इस अपभ्रंश भाषा के साथ जब क्षेत्रीय रूपों में क्षेत्रीय बोलियों का आगमन हुआ तो वह भाषा अपभ्रंश से हिंदी में परिवर्तित हो गई और हिंदी की समय अवधि जो मानी जाती है 1500 ईस्वी के बाद से हिंदी की समय अवधि मानी जाती है। इस प्रकार ये हिंदी का एक वर्गीकरण है कि कब कौन सी भाषा का उत्तरोत्तर कैसे कैसे विकास होता गया ये। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे हिंदी की बोलियां तथा उपबोलियां। अपभ्रंश की क्षेत्रीय भाषाएं
जिससे हिंदी का उद्भव हुआ। मुख्य रूप से 3 भागों में शौरसेनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश और अर्धमागधी अपभ्रंश। हिंदी की उत्पत्ति जो मानी जाती है वह शौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है। शौरसेनी अपभ्रंश में भी उनकी अलग अलग उपभाषाएं हैं, उनकी बोलियां हैं। उपभाषा और बोलियों के बारे में आगे बताया जाएगा आपको। एक बार इस वर्गीकरण को देखते हैं कि उपभाषाओं में 5 वर्गीकृत भाषाएं हैं। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और बिहारी। इन 5 उपभाषाओं की अलग अलग बोलियां भी विभाजित की गई है। जैसे पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली, जिसे कौरवी के नाम से भी जाना जाता है, ब्रजभाषा, बुंदेली, हरियाणवी, जिसका दूसरा नाम है बांगरू और कन्नौजी। ये उपरोक्त जो है 5 भाषाएं हैं, ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ये बोलियां आती है। फिर पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये तीनों उप बोलियां जो है वो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। फिर राजस्थानी में मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी, ये चारों बोलियां राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत मानी जाती है। फिर पहाड़ी भाषा में पश्चिमी पहाड़ी और मध्यवर्ती पहाड़ी, ये पहाड़ी भाषा में। फिर बिहारी भाषा में मैथिली, मगही और भोजपुरी। इस प्रकार ये बोलियों का और उपभाषाओं का वर्गीकरण है जो परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण है। आगे की क्लास अगले दिन। धन्यवाद।